इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना ने दावा यह किया है कि उसने ज़ापोरिजिया में उसकी एक यूनिट पर बड़ा हमला करने आई यूक्रेन की सेना के काफिले को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। रूस के मुताबिक उसकी सेना की एक यूनिट पर हमले के लिए यूक्रेन की सेना की 2 बटालियन भेजी गई, जिनमें कई टैंक, बख्तबंद गाड़ियां और सैकड़ों सैनिक शामिल रहे। लेकिन यूक्रेन की सेना का ये काफिला रूस के ड्रोन की नजरों से नहीं बच सका और ड्रोन से सटीक जानकारी मिलते ही रूस की सेना ने जोरदार हमला बोल दिया। रूस ने यूक्रेन की सेना के काफिले पर आसमान और जमीन दोनों तरफ से भीषण हमला किया। ड्रोन से गिराए गए बमों ने यूक्रेन की सेना के टैंकों और बख्तबंद गाड़ियों को एक एक करके नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। जैसे ही ड्रोन से गिराए गए बम अपने निशाने पर लगते, वो आग के एक गोले में बदला दिखाई देता। जबकि रूसी सेना के टैंक से बरसाए गए गोलों ने भी यूक्रेन की सेना में खलबली मचा दी। तस्वीरों में दिखाई दिया कि जिस इलाके में यूक्रेन की सेना पर यह हमला बोला गया, वहां छिपने की कोई जगह मौजूद नहीं थी। और यही वजह रही कि खुले में मौजूद यूक्रेन की सेना के टैंक और सैनिक रूसी सेना के ड्रोन और टैंकों का शिकार बनते रहे। ड्रोन से ली गई हमले की तस्वीरों में वहां एक बड़े इलाके में जगह जगह तेज धमाकों के बाद धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया, जबकि हमले के बाद की तस्वीरों में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तबंद गाड़ियां बुरी तरह जली और टूटी फूटी नजर आईं। कई टैंकों के तो परकच्चे उड़ गए। रूस ने इस हमले का वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसने यूक्रेन की सेना के 26 टैंक तबाह कर दिए और यूक्रेन के करीब 100 सैनिक को मार गिराया। अफगानिस्तान के पंशीर प्रांत में जारी जंग में तालिबान के कई लड़ाके ढेर हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये लड़ाई तालिबानी लड़ाकों और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच करीब 1 हफ्ता पहले शुरू हुई थी। उसी इलाके पंशीर में जहां पिछले साल अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबान को कब्जा जमाने में सबसे ज्यादा वक्त लगा था। और अब वहां जब जंग शुरू हुई तो उसमें तालिबान के कई लड़ाके हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि पंशीर को आजाद कराने में जुटे एनआरएफ ने तालिबानी लड़ाकों को चारों तरफ से घेर लिया। जब वो अपनी हरकतों से बाज आते नहीं दिखे तो उन पर गोलियों की बरसात की गई। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे उस इलाके में कुछ ही देर में जंग इतनी भीषण हो गई कि वो पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बताया गया कि तालिबान ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस जंग में उसका एक कमांडर और कुछ लड़ाके मारे गए। दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली के लिए पानी का उचित हिस्सा नहीं छोड़ रही है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली की यमुना नदी के अंदर जो पानी आता है हरियाणा की ओर से, वो पानी का लेवल 669 फीट रह गया, 5.5 फीट पानी का लेवल कम हो गया है। जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में बैंक्वेट हॉल में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा दिया, लेकिन इस आग में झुलसकर बैंक्वेट हॉल के मैनेजर की मौत हो गई। अपने पड़ोस में पैर पसारते नेटो की काट निकालने के लिए पुतिन ने अपने साथी देशों के मिलिट्री अलायंस CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन बुलाया और अमेरिका और नेटो पर बरस पड़े। स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों ने भी नेटो के सदस्य बनने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही रूस आग बबूला है और वो बार बार दोनों देशों को धमकी दे रहा है। यहां तक कि रूस उन्हें अपने परमाणु हथियारों का डर भी दिखा चुका है। उसी कड़ी में पुतिन एक बार फिर अमेरिका और नेटो पर टूट पड़े और चेतावनी दी कि अगर नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो फिर रूस से भी उसे करारा जवाब मिलेगा। सोवियत संघ का हिस्सा रहे 6 देशों की सदस्यता वाले CSTO के सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनके नेटो से जुड़ने पर रूस को सीधा खतरा नहीं है, लेकिन अगर इस इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ तो हम जरूर जवाब देंगे। जवाब कैसा होगा उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या खतरा पैदा किया गया है। बेवजह परेशानी खड़ी की जा रही है और हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। मॉस्को में हुए CSTO के इस सम्मेलन की टाइमिंग बेहद अहम है। 2019 के बाद ये पहली बार है जब CSTO के नेताओं ने मुलाकात की, वो भी तब जब रूस ने यूक्रेन में युद्ध छेड़ा हुआ है। और बताया गया कि बंद कमरे में हुई मीटिंग में यूक्रेन की जंग पर भी चर्चा हुई। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों को CSTO की बैठक के पीछे बस एक ही वजह नजर आ रही है, वो ये कि पुतिन नेटो से भिड़ने के लिए CSTO को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। उस CSTO को जो अब तक कहीं सीन में ही था ही नहीं, करीब 3 महीने से छिड़ी जंग में उसका नाम तक सुनने को नहीं मिला। लेकिन CSTO कोई नई चीज नहीं है, ये 20 साल से वजूद में है। इसकी संधि तो तब हुई थी जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए थे, यानी 30 साल पहले।
सीएसटीओ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में सोवियत संघ का हिस्सा रहे रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। रूस की अगुवाई वाला सीएसटीओ एक मिलिट्री अलायंस है, वैसा ही मिलिट्री अलायंस जैसा अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो है। नेटो की ही तरह सीएसटीओ के पास भी अपनी ताकतवर फौज है जिसका नाम है रैपिड रिएक्शन फोर्स। इस सेना के 20,000 सैनिक हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। सीएसटीओ का मकसद भी बिल्कुल नेटो जैसा है, जो कि कहता है कि अगर सीएसटीओ के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा सीएसटीओ अपने साथी की मदद के लिए उतर जाएगा। रूस इस सीएसटीओ को मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके तहत वो बाकी सदस्य देशों के यहाँ अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं और तो और वो वहाँ किसी दूसरे देश के मिलिट्री बेस के खिलाफ वीटो भी कर सकता है। बदले में रूस सीएसटीओ के सदस्यों की सेनाओं को ट्रेनिंग देता है, उन्हें डिस्काउंट पर हथियार बेचता है। सीएसटीओ के सदस्य आपस में युद्ध अभ्यास भी करते हैं ताकि अपने दुश्मन का काम तमाम कर सकें। लेकिन एकता का दम भरने वाले सीएसटीओ के सम्मेलन में फूट भी देखने को मिली। हुआ यह कि पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको सीएसटीओ के बाकी सदस्य देशों पर ही बिफर गए। उन्होंने पश्चिमी देशों की एकजुटता की मिसाल देते हुए शिकायत की कि उनके अपने मिलिट्री अलायंस के सदस्यों के बीच में ही एकता नहीं है और वो रूस का उस तरह साथ दे ही नहीं रहे जैसा उन्हें देना चाहिए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से साफ कहा कि उन्हें नेटो के खिलाफ जंग में एक साथ आना होगा। इतना ही नहीं, लुकाशेंको ने अमेरिका और उसके साथी देशों के प्रतिबंधों का ठीकरा भी सीएसटीओ के अपने साथियों पर ही फोड़ दिया। वो बोले कि बेलारूस और रूस पर जो भयानक प्रतिबंध लगे हैं वो टाले जा सकते थे अगर सीएसटीओ ने एक सुर में आवाज उठाई होती। तो हमें सीएसटीओ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज और उठानी चाहिए ताकि मुद्दों पर संगठन का स्टैंड साफ हो सके। हमारे बीच आपसी सहयोग और तालमेल की जरूरत है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो पश्चिमी देश हम पर दबाव बनाएंगे। हमारी एक ही आवाज और एक ही मत होना चाहिए जैसा पश्चिमी देशों का है। बेलारूस ही सीएसटीओ का इकलौता देश है जो शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा है, लेकिन इस मिलिट्री अलायंस के आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे सदस्यों की तरफ से रूस का खुला समर्थन देखने को नहीं मिला है। फिनलैंड और स्वीडन आज नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों ने ये कदम उठाया है। रूस की धमकी के बावजूद दोनों देशों ने नाटो में शामिल होने का फैसला लिया है। वहीं अब राष्ट्रपति पुतिन ने इशारा किया है कि उन्हें फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से कोई खास दिक्कत नहीं है। नाटो विस्तार से रूस को कोई सीधा खतरा नहीं है। हालांकि पुतिन ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और ऐसे में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से आज दिया जाएगा। यूक्रेन में चल रही जंग के बाद बहुत जल्द यूरोप में एक और बड़ी जंग छिड़ सकती है। नई जंग का कारण बन सकते हैं स्वीडन और फिनलैंड, जिन्हें नेटो का सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी ये अभी तक साफ नहीं है। मतलब ये कि जिस नेटो में शामिल होने की तैयारी करना यूक्रेन को इतना भारी पड़ा कि वहां जंग छिड़ गई, अब उसी नेटो में शामिल होने की तरफ स्वीडन और फिनलैंड पूरी तरह तैयार है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी होगी ये अभी साफ नहीं है, मगर ये साफ दिख रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड में जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। रूस लगातार इन दोनों देशों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन दोनों को रूस से ज्यादा भरोसा नेटो पर है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि पहले यूक्रेन और फिर स्वीडन में रूस को उलझाने की बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ से रची गई है, जिसमें अब तक अमेरिका ने खुद को जंग से दूर ही रखा है। हालांकि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो यूक्रेन की हथियारों से पूरी मदद कर रहा है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश अब यह है कि स्वीडन और फिनलैंड में भड़क रही आग में घी डाला जाए, क्योंकि जिस तेजी से स्वीडन और फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने की तरफ बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से यह प्रक्रिया पूरी होने वाली नहीं है, बल्कि नेटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया कई महीने तक चल सकती है। लेकिन अगर नेटो की सदस्यता मिलने से पहले रूस की फौज ने धावा बोल दिया तो अंजाम यूक्रेन जैसा हो सकता है। मतलब यह कि जिस तरह यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका और नेटो ने खुद को अलग कर लिया, कुछ इसी तरह का हाल स्वीडन और फिनलैंड में भी हो सकता है। जंग में यूक्रेन को भले ही तगड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन नुकसान रूस का भी कम नहीं हुआ। अगर फिनलैंड और स्वीडन में जंग छिड़ गई तो भी रूस को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, जंग का खर्च भी उठाना पड़ेगा और उसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि रूस को उलझाने और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए यह अमेरिका की साजिश हो सकती है
और अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पहले यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया और अब महाशक्तियों के टकराव में स्वीडन और फिनलैंड भी पिस सकते हैं। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों को CSTO की बैठक के पीछे बस एक ही वजह नजर आ रही है, वो ये कि पुतिन नेटो से भिड़ने के लिए CSTO को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। इस बीच ये भी तय हो गया कि यूक्रेन में चल रही जंग के बाद बहुत जल्द यूरोप में एक और बड़ी जंग छिड़ सकती है। नई जंग का कारण बन सकते हैं स्वीडन और फिनलैंड, जिन्हें नेटो का सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी ये अभी तक साफ नहीं है। मतलब ये कि जिस नेटो में शामिल होने की तैयारी करना यूक्रेन को इतना भारी पड़ा कि वहां जंग छिड़ गई, अब उसी नेटो में शामिल होने की तरफ स्वीडन और फिनलैंड पूरी तरह तैयार है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी होगी ये अभी साफ नहीं है, मगर ये साफ दिख रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड में जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। रूस लगातार इन दोनों देशों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन दोनों को रूस से ज्यादा भरोसा नेटो पर है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि पहले यूक्रेन और फिर स्वीडन में रूस को उलझाने की बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ से रची गई है, जिसमें अब तक अमेरिका ने खुद को जंग से दूर ही रखा है। हालांकि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो यूक्रेन की हथियारों से पूरी मदद कर रहा है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश अब यह है कि स्वीडन और फिनलैंड में भड़क रही आग में घी डाला जाए, क्योंकि जिस तेजी से स्वीडन और फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से यह प्रक्रिया पूरी होने वाली नहीं है। बल्कि नेटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया कई महीने तक चल सकती है। लेकिन अगर नेटो की सदस्यता मिलने से पहले रूस की फौज ने धावा बोल दिया तो अंजाम शुरू। असम में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के 20 जिलों के 2 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस आया है। कई लोगों के घर तो तिनके की तरह बह गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली है। कई इलाके पूरी तरीके से डूबे दिखाई दिए और तो और वहां की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम के उदालगुड़ी में तो कला नदी पर बना एक पुल ही बह गया, जिसके बाद नदी पार कर रहे लोग पानी में बहने लगे। यही नहीं, बाढ़ की मार इंसान के साथ बेजुबान जानवर भी झेल रहे हैं। होजाई जिले में भारी भरकम हाथी पानी में बहता नजर आया, जबकि बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों में फंस गए, जिसके बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दीमा खसाब को जोड़ने वाले माईबंग टनल, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर है, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से पूरे टनल के अंदर मलबा भर गया है। असम के मंत्री जुंगेन मोहन समेत कई लोग और उनकी गाड़ियां वहां फंसी हुई दिखाई दी। हालांकि मलबे हटाने का काम लगातार जारी है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। लोगों के लिए कोई भी रहने का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई बोझ नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुदरत का कहर लगातार जारी है। असम, अरुणाचल, मणिपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी आफत आ चुकी है। कई लोगों की जान भी चली गई है। अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी में हाईवे पर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसके बाद गाड़ियों को रोक दिया गया। वहीं प्रशासन ने लोगों को एहतियातन के तौर पर कई निर्देश जारी किए हैं और ये कहा कि अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो सफर ना करें। साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पास ना जाने की सलाह भी दी गई। और इसके साथ ही कर्नाटक में बारिश का दौर लगातार जारी है। बेंगलुरु में बारिश की वजह से पहले मौसम सुहावना लग रहा था, लेकिन अब भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। सड़कें तालाब बन चुकी है, गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। बारिश तेज होने की वजह से पानी की निकासी की समस्या भी खड़ी हो चुकी है। सारा पानी सड़क पर ही जमा हो चुका है, जिस वजह से क्या पैदल चलने वाले मुसाफिर और क्या गाड़ी में सवार यात्री सभी पर ब्रेक लग गया है। थोक महंगाई दर ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोक महंगाई दर 14.55% से बढ़कर अप्रैल में रिकॉर्ड 15.08% पर पहुंच गई, जो कि पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा रही। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने 3 लड़कों को LOC पार करने से पहले ही रोक लिया, क्योंकि शक है कि इन लड़कों को वहां आतंकी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था। उत्तर कोरिया में कोरोना संकट के बीच वहां की सरकार ने बताया कि बुखार के 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि इससे 6 और लोगों की मौत हो गई।
इस बीच 2.5 महीने ज्यादा वक्त से रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 75वें कैन फिल्म फेस्टिवल को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की के वीडियो संदेश के साथ ही कैन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। और जैसे ही ज़ेलेंस्की वहां लगी एक बड़ी स्क्रीन पर नजर आए, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने रूस के साथ चल रही जंग का जिक्र करते हुए अंत में यूक्रेन के ही जीतने की बात कही। Ми це ніколи не забудемо, бо це навіть не пекло. Війна не пекло, війна це війна, а пекло це пекло. यही नहीं, अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की में चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर का भी नाम लिया और इसके जरिए उन्होंने इशारे में पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कैन फिल्म फेस्टिवल में मौजूद लोगों को रूस के हमले के बाद यूक्रेन के बुरे हालात के बारे में बताया। ज़ेलेंस्की का वीडियो संदेश जैसे ही खत्म हुआ, वहाँ मौजूद लोगों ने एक बार फिर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। सीरिया में नरसंहार का 9 साल पुराना एक वीडियो सामने आया जिसमें कई लोगों को एक साथ गोली मार दी गई थी। इस नरसंहार का आरोप वहां की बशर अल असद की सरकार पर लगा। दावा किया गया कि सीरिया की सरकार ने गृह युद्ध के दौरान विद्रोह को दबाने के लिए ये हत्याएं करवाई थी, जिसका वीडियो 9 साल बाद अब सामने आया। बताया गया कि राजधानी दमिश्क में हुए नरसंहार का ये वीडियो 16 अप्रैल 2013 का है। आरोप है कि सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुटों को कुचलने के लिए हत्याएं करवाई थी। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 इमारतों के बीच एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें कई लोगों के शव पड़े थे। इस दौरान वहां सीरिया की सेना का एक जवान एक आदमी को उस गड्ढे की तरफ ले जाता दिखा। उस आदमी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसके हाथ भी बांध दिए गए थे। गड्ढे के पास पहुंचते ही सैनिक ने उसे धक्का दे दिया जिससे वो उसमें गिर पड़ा। इसी तरह एक दूसरे आदमी को भी वहां लाया गया और उसे भी गड्ढे में धकेल दिया गया। इसके बाद वहां मौजूद एक सैनिक ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस नरसंहार में 41 लोगों को मार दिया गया था। यह भी दावा है कि बशर अल असद की सरकार ने हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए वहां इस तरह कई नरसंहार करवाए थे। सड़क हादसों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। यूपी में सड़क हादसों को रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ट्रक से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रियासी और कटरा के जंगलों में जानबूझकर आग लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का काम तेज कर दिया। यरूशलेम में एक फिलिस्तीनी के अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़क गई। बताया गया कि पिछले महीने इजरायल पुलिस के साथ हुई झड़प में गंभीर रूप से घायल इस शख्स की 2 दिन पहले मौत हो गई, जिसके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए फिलिस्तीनियों की इजरायल पुलिस के साथ झड़प हो गई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने तेज रोशनी के साथ आवाज करने वाले स्टन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसके बाद तो मानो पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया और काफी देर तक वहां फायरिंग की आवाज गूंजती रही। इससे पहले पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठियां मारकर खदेड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। बताया गया कि पुलिस की इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने जापोरिजिया में यूक्रेन के टैंक और बख्तबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। जापोरिजिया में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। दोनों सेनाएं एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही है और इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा गया कि यूक्रेन के टैंक और बख्तबंद गाड़ियां रूसी सेना को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी टैंकों को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। इस बीच कुछ निजी जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में इस बार रूस बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले 2016 के चुनाव के बाद दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में भी पुतिन की बड़ी भूमिका रही थी। केवल 6 महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए बेहद अहम साबित होंगे। उन चुनावों के नतीजे ही तय करेंगे कि बाइडेन अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं। अगर बाइडेन की पार्टी को चुनावों में शिकस्त मिली तो ये भी तय हो जाएगा कि वो अपने ही देश में लोगों का भरोसा खो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी के कुछ पूर्व अधिकारियों को अजीब सा डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि 6 महीने बाद होने वाले अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में रूस गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा ही अनुमान कुछ निजी जांच एजेंसियों का भी है। दावा है कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका और रूस के रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट
घबराहट के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। पुतिन ने अपनी साइबर आर्मी को अगर अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन का प्रोजेक्ट दे दिया तो बाइडेन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये काम कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कानों कान किसी को खबर भी न लगे। और रूस के लिए बाइडेन को मुंहतोड़ जवाब देने का ये सुनहरा मौका भी है। सबसे बड़ी बात यह कि बमों, मिसाइलों और टैंकों के मुकाबले रूस के लिए साइबर आर्मी का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्ता है और इसके जरिए वो यूक्रेन में हो रही फजीयत की खींच निकाल सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि जंग में बैकफुट पर पहुंच चुके रूस के लिए ये वक्त बेहद नाजुक है। जंग में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसी उम्मीद रूस ने की थी। यूक्रेन की तरफ से इतने मजबूत जवाब की उम्मीद रूस ने शायद कतई नहीं की थी। यूक्रेन की बहादुरी और ताकत देखने के बाद ही शायद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सुनने को तैयार नहीं है। अब तक जंग में रूस को भी तगड़े नुकसान की खबर है। रूस के हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। तबाह हो चुके टैंकों, विमानों और जहाजों की संख्या भी सैकड़ों में है। ऊपर से रूस की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ी मार पड़ी है। खुद रूस की सरकार बोल चुकी है कि उनकी जीडीपी इस बार 12% से ज्यादा गिरने वाली है। यही वजह है कि अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए पुतिन बाइडेन की कुर्सी हिलाने का प्लान बना सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस बार के अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में एक लड़ाई रूस से भी लड़ी जा रही होगी। और अगर ऐसा हुआ तो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। अमेरिका में मिड टर्म चुनावों की अहमियत किसी भी राष्ट्रपति के लिए बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन के जरिए अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन सेनेट के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। सेनेट के कुल 100 सदस्य होते हैं जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हर 2 साल बाद 1/3 पद खाली होते हैं जिन्हें चुनाव के जरिए भरा जाता है। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभी सदस्य इन चुनावों के जरिए चुने जाते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां की संसद का निचला सदन है जिसमें कुल सदस्य होते हैं 435 और केवल दो साल के लिए उन्हें चुना जाता है। इन चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी का जीतना इसलिए अहम होता है क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं या जो करने के लिए वो राष्ट्रपति बने हैं वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वहां की संसद में उनके पास बहुमत ना हो। मतलब ये कि अगर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में हार गई तो बाइडेन राष्ट्रपति तो रहेंगे लेकिन उनकी ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। ऊपर से पूरी दुनिया में साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका के लोग बाइडेन के साथ नहीं हैं। बड़ी बात यह कि अमेरिका के चुनाव में रूस का दखल होने की बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर ऐसा ही दावा किया गया था। अमेरिका की ही कुछ जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि ट्रंप की जीत में रूस की कुछ एजेंसियों ने पूरा दम लगाया हुआ था। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते रूस और अमेरिका के रिश्ते भले ही बहुत मजबूत न रहे हों, लेकिन इतने खराब भी नहीं हुए थे। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ही मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन की पार्टी को चुनौती देने वाली है। आशंका यही जताई जा रही है कि बाइडेन के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए पुतिन कोई बड़ा प्लान बना सकते हैं, जिसके तहत मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की पार्टी की मदद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पिछली बार जब अमेरिका के चुनाव में रूस का दखल होने की बात सामने आई थी तो कई एजेंसियों ने इसकी जांच की थी और उस वक्त ये दावा किया गया था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ काम किया जाता है, जिनमें सबसे पहला होता है सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी का इस्तेमाल। मतलब ये कि जिस नेता को चुनाव हराना हो उस नेता को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन को हवा दी जाए। दूसरा होता है हैकरों का इस्तेमाल। पिछली बार हिलरी क्लिंटन के कुछ सीक्रेट ईमेल निकालकर सार्वजनिक कर दिए गए थे जिनमें रूस की एजेंसियों के शामिल होने का दावा किया गया था। इसी तरह से हैकर उन दस्तावेजों को खंगालते हैं जो जनता की पहुंच से दूर हों और फिर उनमें चुनिंदा दस्तावेजों को किसी खास मकसद से लीक किया जाता है। तीसरा कदम होता है वोटिंग सिस्टम को प्रभावित करना। यह काम तकनीकी तौर पर काफी मुश्किल बताया जाता है, लेकिन दावा यह है कि ऐसा करना नामुमकिन भी नहीं है। और इस बार तो बाइडेन के लिए वैसे भी चुनौती कम नहीं है। पहले से यह दावा किया जाता रहा है कि कई मुद्दों पर जनता बाइडेन के काम से खुश नहीं है। खासतौर पर अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने के लिए बाइडेन को दोषी माना जाता है। यूक्रेन की खुलकर मदद न कर पाने की वजह से अमेरिका में कुछ लोग बाइडेन से नाखुश बताए जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी बाइडेन के काम से बड़ी संख्या में लोग नाराज बताए जाते रहे हैं। मतलब ये कि अगर नतीजे बाइडेन के पक्ष में न आए तो भी लोगों को हैरानी नहीं होगी। इन मुद्दों की वजह से यह मानना मुश्किल होगा कि बाइडेन की हार के पीछे रूस का हाथ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में एक आदमी की मौत हो गई है जबकि 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। बताया यह गया है कि वहां बुर्का पहने एक आतंकी ने दुकान पर ग्रेनेड से हमला किया और आतंकी हमले की खबर मिलते ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पहुंचे। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया, लेकिन तब तक हमला करने वाले वहां से भाग चुके थे। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने हमले में घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनमें से एक को बचाया नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक दुकान पर हमला करने के लिए आतंकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और पीछे बुर्का पहनकर बैठे आतंकी ने दुकान के अंदर ग्रेनेड फेंका। बारामूला में हुए इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली।
उधर भूमध्य सागर में तुर्की के साथ बढ़ते तनाव के बीच ग्रीस ने हथियारों की होड़ के मामले में उसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि खबर है कि ग्रीस अमेरिका से दुनिया के सबसे ताकतवर F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार के मुताबिक अमेरिका के दौरे पर पहुंचे ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इस सौदे को लेकर जल्द बातचीत शुरू होने की बात कही और 2030 से पहले 5वीं पीढ़ी के इन घातक लड़ाकू विमानों के ग्रीस की वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद जताई। ऐसे में अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमानों का ये सौदा ग्रीस के पड़ोसी तुर्की के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि खबर है कि रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस का सौदा करने से नाराज होकर अमेरिका ने तुर्की को ये लड़ाकू विमान देने से साफ इनकार कर दिया था। और ग्रीस की वायुसेना के बेड़े में F-35 लड़ाकू विमानों के शामिल होने से भूमध्य सागर में दादागिरी दिखाने के तुर्की के मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि नेटो के सदस्य ग्रीस और तुर्की के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद गैस पर कब्जे को लेकर लंबे समय से तनातनी जारी है। दावा है कि इस इलाके में करीब 3.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस मौजूद है और 2 साल पहले गैस के इस खजाने को लेकर जारी तनाव उस वक्त युद्ध जैसे हालात में बदल गया जब तुर्की ने ग्रीस के एक द्वीप के पास गैस की खोज के लिए अपना जहाज तैनात कर दिया, जिस ग्रीस ने अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन बताते हुए वहां अपने सैनिक भेज दिए। कैन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की अगुवाई लोक कलाकार मामे खान ने की। कैन फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे सबसे बड़े भारतीय दल की अगुवाई लोक कलाकार मामे खान ने की। भारतीय दल के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए पीएम मोदी ने दोस्ती का एक संदेश भी भेजा, जिसमें उन्होंने भारत और फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 75 साल को बेहद अहम बताया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से अजान की आवाज कम करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की। देश के अन्य राज्यों में जो अजान के माइक लगे हुए हैं उनको डेसिबल उनकी आवाज कम की गई है, क्या भूपेश बघेल जी भी ऐसा आदेश जारी करेंगे? राजस्थान के डूंगरपुर में पट्टे नहीं मिलने से नाराज गांव वालों ने एसडीएम समेत कई कर्मचारियों को पंचायत भवन के अंदर बंद कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता गणेश घोगरा पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। काफी कोशिश के बाद लोगों ने कर्मचारियों को जाने दिया। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को मनाने में जुट गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन आतंकियों को वो मना रहा है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, जिन पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगता रहा है। दावा किया गया कि अब तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाले पाकिस्तान ने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। खबर है कि आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर फैज हमीद खुद उसे मनाने काबुल पहुंचे। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को मारने अफगानिस्तान की सीमा में घुस गए थे। दावा किया गया था कि उन्होंने सीमा के पास के इलाकों में बम भी बरसाए थे, जिसमें आम लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी थी। ऐसा लगने लगा था कि तालिबान और पाकिस्तान दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उसके देश में घटी कई आतंकी घटनाओं के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदार है। यही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद कहा जाने लगा कि वो इस संगठन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि माना जाता है कि अफगानिस्तान के तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सोच एक जैसी है। यही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान की सेना कहती थी कि वो इस संगठन के साथ कभी समझौता नहीं करेगी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट रही है, जिसका सबूत है फैज हमीद के काबुल जाकर आतंकियों से मिलने की खबरें, जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह तो दे सकता है, लेकिन उनसे लड़ नहीं सकता। द बलूचिस्तान पोस्ट ने दावा किया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 16 सदस्यों को जबरदस्ती फैज हमीद से मिलने ले जाया गया है, जिसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो पाकिस्तान की सेना की गुंडागर्दी नहीं सहेगा। यही नहीं, उसने ये भी शर्त रखी कि बातचीत अंजाम तक तब पहुंचेगी जब इस संगठन का फायदा होगा। मतलब ये कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है और पाकिस्तान उसके आगे झुकने को मजबूर है। और रूस और यूक्रेन युद्ध में अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग हो रहा है। यूक्रेन जंग को हर हाल में जीतने के लिए रूस हर संभव कोशिश कर रहा है और इसके लिए रूस अपने सबसे बेहतरीन आर्टिलरी सिस्टम और डिफेंस सिस्टम का उपयोग कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो जारी किया है। ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। ये डिफेंस सिस्टम रूसी सेना को हवाई हमले से बचाता है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन यूक्रेन की ओर से जारी वीडियो में एक टैंक के चीथड़े उड़ते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि एक टैंक पहले ही हमले में तबाह हो चुका था,
जिसकी मदद के लिए दूसरा टैंक उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। इससे पहले कि उस टैंक से मदद के लिए रूसी सैनिक उतर पाते, वहां एक जोरदार धमाका हो गया, जिसकी चपेट में दूसरा टैंक भी आ गया और वो पल भर में जलकर राख हो गया। इसके बाद वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूस की हुई इस तबाही पर यूक्रेन के सैनिकों ने इसे दिन की अच्छी शुरुआत बताया। और उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करके ये दावा किया है कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन की एक मिसाइल को मार गिराया। इसके लिए रूस ने अपने टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर रूसी सैनिक उस जगह पर पहुंचे जहां से उन्हें दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाना था। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे रडार को खोल दिया गया। रडार से मिली जानकारी के बाद रूस के सैनिक ने टारगेट को सेट किया। टारगेट सेट होते ही एक सैनिक ने एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे एक बटन को दबा दिया। बटन दबते ही तेजी से निकली मिसाइल निशाने की तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही मिनटों में उसने दुश्मन की मिसाइल को मार गिराया। उधर खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहे तुर्की को असली दिक्कत बाइडेन से है। स्वीडन और फिनलैंड ने जब से नेटो में शामिल होने के लिए हामी भरी है, तब से तुर्की ने इसका विरोध किया और ये तक कहा है कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं वो नेटो में शामिल नहीं हो सकते। जिस दिन से स्वीडन और फिनलैंड ने तय किया है कि वो नेटो का हिस्सा बनेंगे, उस दिन से तुर्की गुस्से में है, क्योंकि दुनिया जानती है कि तुर्की को ये दोनों देश फूटी आंख नहीं सुहाते, जिसकी वजह है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो तुर्की की सरकार का विरोध करती है। और तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की में आतंकवाद फैला रही है। यही नहीं, तुर्की का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड उसका समर्थन करते हैं और उसके लोगों को अपने यहाँ पनाह देते हैं। मतलब ये कि नेटो में रहते हुए तुर्की नेटो के विस्तार के खिलाफ है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही कह रही है, क्योंकि पर्दे के आगे स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की की दुश्मनी है जो सबको दिख रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि तुर्की के विरोध की एक बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन है, जिनकी तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान से नहीं पटती। और ये बात उन्होंने इशारों में खुद कही। एक रिपोर्ट में उनके कुछ बयान आए जिनमें उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बारे में बात की। इसी दौरान उन्होंने तुर्की और अमेरिका के रिश्तों पर भी चर्चा की और इशारा किया कि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और तुर्की के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। रिपोर्ट में लिखा गया कि एर्दोगान ने दबी जबान में कहा कि ओबामा और ट्रंप से उनकी अच्छी बात होती थी, लेकिन वो बाइडेन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मतलब साफ है कि एर्दोगान कह रहे हैं कि वो बाइडेन के उतने करीब नहीं जितने ट्रंप और ओबामा के थे। ये बातें नेटो के लिए झटका साबित हो सकती हैं, क्योंकि बाइडेन के खिलाफ बोलकर तुर्की उसकी विस्तारवादी नीति को खतरे में डाल रहा है। या यूं कहें कि बाइडेन नेटो में फूट की वजह बन रहे हैं, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बुरी और पुतिन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपने पड़ोसी देशों के नेटो के साथ जाने से आग बबूला है और तुर्की के राष्ट्रपति का बयान उनके दिमाग को ठंडा कर सकता है। मध्य प्रदेश के देवास में अतिक्रमण हटाया गया। अब मध्य प्रदेश के देवास में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। प्रशासन ने गो हत्या के 3 आरोपियों के अवैध कब्जे को गिरा दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हार्डकोर नक्सल दंपत्ति ने सरेंडर कर दिया। ये दोनों नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे और इन पर 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हरियाणा के रोहतक में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से हथियार बरामद करने का दावा किया। हमें मुखबिर मिली कि यहाँ पर कुछ लोग संदिग्ध हालत में खड़े हैं। हमारी टीम उनके पीछे भागी और उन्होंने दबोच लिया है। यूक्रेन जंग का असर अब भारत में छपने वाले अखबारों पर पड़ने लगा है, क्योंकि अखबार छापने के लिए कागज की कमी हो गई है। कोरोना की वजह से अखबार के लिए कागज की किल्लत पहले ही शुरू हो चुकी थी, जो यूक्रेन जंग के बाद इतनी बढ़ गई कि अखबार छापने के लिए कागज नहीं के बराबर बचे। कोरोना की वजह से पहले ही परेशानी कुछ कम नहीं थी, ऊपर से यूक्रेन जंग ने आग में घी डालने का काम कर दिया। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, जिसकी वजह से वहां से होने वाली अखबार के कागजों की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। प्रिंटिंग पेपर का उत्पादन करने वाला एक और बड़ा देश यूक्रेन भी भारत को कागज नहीं भेज पा रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत में अखबार छापने के लिए कागज कम पड़ गए, जिसका असर उनके दाम पर पड़ा और न्यूज़पेपर के दाम बढ़ने लगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस बार का संकट कोरोना की वजह से आए संकट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि न्यूज प्रिंट का उत्पादन करने वाले ज्यादातर देश यूरोप के हैं, जिनमें रूस और यूक्रेन के अलावा फिनलैंड भी शामिल है, जो पिछले कुछ दिनों से इस वजह से चर्चा में है क्योंकि उसने नेटो में शामिल होने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद फिनलैंड पर भी रूस का गुस्सा उतर रहा है। रूस ने यह इशारा भी कर दिया है कि उसका हश्र भी यूक्रेन जैसा होगा। कहा जा रहा है कि फिनलैंड के अंदर और उसके आसपास के देशों में हो रही इस सारी हलचल का असर वहां न्यूज प्रिंट के उत्पादन पर पड़ा और वहां से होने वाले कागज का आयात प्रभावित हुआ। कहा जा रहा है कि फिनलैंड में मजदूर लंबी हड़ताल पर चले गए हैं,
जिससे वहां होने वाले कागज के उत्पादन पर असर पड़ा। भारत रूस, यूक्रेन, फिनलैंड और कनाडा जैसे देशों से कागज मंगाता है, जिनमें कई पर जंग की मार पड़ी है, जिसका असर भारत में अखबार की कीमत पर पड़ा। नौबत यह आ चुकी है कि कई अखबार क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ अखबार अपने पन्ने घटा रहे हैं तो कुछ कागज को पतला कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर पा रहे वो सीधा दाम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अखबार पेपर रिसाइकलिंग के भरोसे हैं, मतलब वो पुराने कागज को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि पहले कोरोना और अब जंग की वजह से भारत में होने वाली कागज की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। भारत में अखबार के लिए आने वाला 50% कच्चा माल विदेश से आता है, जिसमें करीब 60% रूस भेजता है और बाकी का कागज यूक्रेन, फिनलैंड और कनाडा भेजते हैं। लेकिन जंग की वजह से आयात प्रभावित हुआ और भारत में पेपर के दाम करीब 40% बढ़ गए। और रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस लगातार सैन्य ठिकानों और हथियारों के जखीरों पर मिसाइल हमले कर रहा है ताकि यूक्रेन को कमजोर किया जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कलिब्र मिसाइलों को लॉन्च करने का वीडियो जारी किया है। रूस ने एक के बाद एक कई कलिब्र मिसाइलों को छोड़ा। इन मिसाइलों को यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाकर ब्लैक सी से छोड़ा गया। आसमान में चमकती इन मिसाइलों को दूर से ही देखा जा सकता है, जिसका वीडियो खुद रूस की तरफ से जारी किया गया है। कलिब्र मिसाइल से किस तरीके से हमला किया गया उसका ये वीडियो। इस बीच खबर है कि अमेरिका एक बार फिर सोमालिया में बड़ी फौज उतारने की तैयारी में जुट गया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इसके लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सोमालिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को जनवरी 2021 तक हटाने का आदेश दिया गया था। और अब दावा है कि बाइडेन ने सोमालिया में नए सिरे से अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू किए जाने को मंजूरी दे दी, जिसका मकसद होगा सोमालिया में अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल-शबाब के बढ़ते खतरे से निपटना। खबर है कि ये किसी भी देश में उनके कार्यकाल के सबसे बड़े आतंक विरोधी मिशन में एक होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने उनसे इस मिशन को मंजूरी देने की गुजारिश की थी, जिसके लिए ये खुफिया जानकारी मिलने की दलील दी गई थी कि आतंकी संगठन अल-शबाब सोमालिया में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना सकता है। जिसके बाद बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए सोमालिया में सैन्य अभियान शुरू किए जाने की इजाजत दे दी। और खबर है कि इस अभियान के तहत अमेरिका की अपने करीब 500 सैनिकों को सोमालिया में तैनात करने की योजना है। दावा है कि ये सैनिक सोमालिया की सेना को आतंकवाद विरोधी अभियान की ट्रेनिंग तो देंगे ही, इसके साथ ही सटीक खुफिया जानकारी मिलने पर वो आतंकियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि अमेरिका ने यह साफ नहीं किया कि उसके सैनिक कितने समय तक सोमालिया में तैनात रहेंगे। और इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके खार्किव के एक जंगल में बने रूस के ठिकाने के बर्बादी वाले हालात दिखाए। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिकों के हमले में रूस का वो ठिकाना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है जो 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके सैनिकों ने खार्किव में रूस की सेना को खदेड़ दिया है। जिसके बाद यूक्रेन की सेना की तरफ से ये वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसके हमले ने रूसी सेना के ठिकाने का कितना बुरा हाल कर दिया। और इस वीडियो को खुद यूक्रेन के एक सैनिक ने बनाया, जिसमें वो खार्किव के एक इलाके में जंगल के बीच बने रूसी सेना के एक बंकर के पास पहुंचा। वहां रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी बुरी तरह से तहस नहस दिखाई दी। जैसे जैसे यूक्रेन का सैनिक आगे बढ़ता गया, वहां रूसी सैनिकों की बिखरी चीजें दिखाई दी। वीडियो बना रहे यूक्रेन के सैनिक ने वहां पड़े रूस की सेना के खाने के एक पैकेट को लात मारकर दूर उछाल दिया। यही नहीं, वीडियो में वहां खाली पड़ा बंकर भी दिखाई दिया। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने खार्किव में रूस की सेना पर भीषण हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद उसने रूसी सैनिकों को खार्किव से खदेड़ देने का दावा किया था। वहीं अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया और उसके सबसे आधुनिक जहाज MC-55 पेरिग्रिन की पहली झलक ने उसकी गवाही दी, जिसकी उड़ान की तस्वीरें जारी की द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने। और दावा किया गया कि ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा रक्षक होगा जो समंदर के ऊपर गश्त लगाने के साथ दुश्मन की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखेगा। माना जा रहा है कि इस जहाज से ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। असल में ऑस्ट्रेलिया को चीन से डर सता रहा है क्योंकि पिछले महीने ही उसने ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी सोलोमन आइलैंड्स देश के साथ एक रक्षा समझौता किया है और माना जा रहा है कि इस समझौते के तहत चीन सोलोमन आइलैंड्स में अपनी सेना तैनात कर सकता है और वहां अपनी नेवी का बेस भी बना सकता है। और इसी खतरे से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया जल्द से जल्द MC-55 पेरिग्रिन को अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल करना चाहता है, जिसे गल्फ स्ट्रीम G550 प्लेन को मॉडिफाई कर तैयार किया जाएगा और यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में माहिर होगा। इसके साथ ही इसे जासूसी के जरिए खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के लिए आधुनिक उपकरणों से भी लैस किया जाएगा। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी कंपनी L3 टेक्नोलॉजीज को इस तरह के 4 विमान तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है,
जिन्हें तैयार करने में $100 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 77,000 करोड़ की लागत आएगी।